स्कूल नहीं आते तब सर्दी आ जाती है, खेती बाड़ी आ जाती है, फिर होली आ गई, फिर विवाह आ गई। और पहले विवाह होली के बाद होते थे, परीक्षा के बाद होते थे, अब विवाह सर्दी में होने लग गई। बच्चा पढ़ेगा कब? बच्चे को पाठ नहीं पढ़ने आता है, फिर शिक्षक डांटता है, उसका स्वाभिमान हट होता है, फिर वो स्कूल से दूर हटता है और उस समय बच्चे के पास डिसीजन पावर भी नहीं होता। फिर वो बच्चा क्या करेगा? इन्हें अवड़े वो करे, समझो, इन्हें अवड़े वो करे, और फिर वो बच्चा गलत संगति में लग जाता है, बर्थडे मनाने लग जाते हैं। और बर्थडे मनाते तो डीजे अनिवार्य है, कई बच्चे तो दारू ले आते हैं। और कई आपने समाचार सुने होंगे इस मामले में, मां को पीट दिया बच्चे ने, बकरी बेच दी, ऐसा भी समाचार सुना होगा। और इसी बर्थडे के चक्कर में, जन्मदिन के चक्कर में बच्चा पीना शुरू कर देता है, चोरी भी करते हैं। ये समाचार आजकल आप सुन रहे होंगे। जी जी, बहुत बड़ी बात बताया आपने, एक पैक कम बनाया तो बच्चे को मार डाला। ये ऐसे हम घटनाएं सुन रहे हैं। अब वो बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हुए थे? पाठ नहीं पढ़ने आ रहा है, इस वजह से स्कूल से बाहर हुए थे। पसंद बड़े वो करे, अर्थात बर्थडे मनाते, डीजे लाते, दारू पी करके हुड़दंग करते, माँ बाप के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। माँ बाप के कंट्रोल से बाहर क्यों? बाप बाहर है, माँ अकेली करते, एकल परिवार है, और गांव का कोई व्यक्ति, दादा दादी, काका बाबी बच्चे को नहीं बोलता, वो कंट्रोल नहीं करता है, इसलिए बच्चा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। फिर क्या होता है? बच्चे अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप सफल नहीं हो पाते, क्योंकि पैसे नहीं होते, सफल नहीं हो पाते, तो फिर वो बच्चे क्या करते हैं? अणी जिंदगी में तो आपने सुख नहीं मिलती, अणी जिंदगी में तो अपनी इच्छाएं पूरी थाची ने, एक हाथी मरीज तो फिर आपा वाला समय में अपने एक हाथी जीवना, एक हाथी सलभ था, ऐसा करके एक साथ एक ही रस्सी से एक ही पेड़ पर आत्महत्या कर लेते हैं। क्या ये मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उनका दोषी कौन है? जिम्मेदार कौन है? बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे स्कूल से बाहर होते हैं, उसी कारण को पकड़ो, उसी कारण को पकड़ेंगे तो समझ में आएगा कि बच्चा आत्महत्या क्यों कर रहा है। जिस बच्चे को पाठ पढ़ने आता है, जो बच्चा अच्छा नंबर ला रहा है, माँ बाप की आकांक्षा के अनुरूप पढ़ रहा है, वो बच्चा कभी आत्महत्या नहीं करता है और कभी भटकता नहीं है, कभी अनुशासनहीन नहीं होता। जिस बच्चे को पाठ नहीं पढ़ना आता है, वो बच्चा स्कूल में रहकर क्या करेगा? इसलिए मैं इस मामले में दोषी किसको मानता हूं? शिक्षक पढ़ा नहीं पाता है, उन कारणों को पकड़ रहा हूं। इसलिए हमारे शेड्यूल्ड एरिया के अंदर बच्चे फांसी खा रहे और पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे, पाठ पढ़ना नहीं आता, जोड़ भर के खुरा बात नहीं आता। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे सभी नेता, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, उनको आवाज उठानी चाहिए। क्या आवाज उठानी चाहिए? शिक्षक को शिक्षक रहने दो, शिक्षक को शिक्षक रहने दो। नंबर एक आवाज शेड्यूल्ड एरिया के आदिवासी नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उनको आवाज उठानी चाहिए कि शिक्षक को शिक्षक रहने दो। नंबर एक, हर दुकान, नंबर दो, हर दुकान के बाद बोर्ड, बाहर बोर्ड लगना चाहिए। हर दुकान के बाहर क्या बोर्ड लगना चाहिए? 20 साल से कम उम्र के बच्चों को नशा बेचेंगे नहीं।
ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जो भी दुकानदार 20 साल से कम उम्र के बच्चे को नशा बेचता है, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, दारू हो, जो भी दुकानदार 20 साल से कम उम्र के बच्चा या बच्ची को नशा बांटता है, उसको 10 साल की जेल होनी चाहिए, यह प्रावधान होना चाहिए। तीसरा, मंदिर के बाहर भी बोर्ड लगना चाहिए। क्या बोर्ड लगना चाहिए? 20 साल से कम उम्र का बच्चा बच्ची व्रत उपवास करके मंदिर में नहीं आवे। 20 साल से कम उम्र, वो पढ़ाई की उम्र है, और पढ़ाई की उम्र में दिशा भटकाव इसी वजह से होता है। इन व्रत उपवास में बच्चे जाते हैं, कोई देखता है, जो मर्जी है वो करते हैं। इस वजह से हमारे बच्चों अनुशासन नहीं हो रहे। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए वहां भी बोर्ड लगना चाहिए, 20 साल से कम उम्र के बच्चे मंदिर में व्रत उपवास करके नहीं आते। और इसका भी उल्लंघन होता है तो पुजारी को भी दंडित किया जाना चाहिए। किस लिए चाहते हैं? अभी पिछले समय में एक बहुत बड़ा रिसर्च आया, जो इंसान जितना समय तक भूखा रहता है उतना उसका बीमार होने का चांस है, लाइलाज बीमारियां हो सकती है। और हमारे तो एक दिन क्या, 2 दिन क्या, 15-15 दिन के उपवास, 15-15 दिन, कई उपवास तो महीना भर। इसलिए हमारा समाज कमजोर हो गया, हमारी बेटियां कमजोर हो गई। आज आप देख लीजिए, हम पढ़ रहे थे तब हमारी बेटियों का वजन कितना था, आज हमारी बेटियों का वजन कितना है, सोच लीजिए। बहुत गंभीर हालत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य को बचाएंगे तभी हम लोग मालिक असली बन पाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। ये 2 बड़ी गंभीर बातें मैंने आपको बताई, शिक्षा और स्वास्थ्य को संभालने के लिए। और इसके लिए जितने मेरे शिक्षक भाई हैं, आज हमने ट्राइबल एम्प्लॉइज फेडरेशन बनाया, उसका प्रथम उद्देश्य होना चाहिए आदिवासी कर्मचारी गण संघ जो बनाया है उसका सारा विधान मैंने बनाया है। लेकिन आप सभी शिक्षक भाइयों को मेरा अनुरोध है कि हमें हमारे बच्चों को पाठ पढ़ना अनिवार्य आना चाहिए। इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए, ज्ञापन देने चाहिए कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने तक कोई प्रशिक्षण नहीं होना चाहिए। यह स्टेप हमको लेना चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं। हम केवल बच्चों को पढ़ाएं। एक और गंभीर बात, आरक्षण, आरक्षण की बात थोड़ा सा बताइए। हमारे इलाके में सभी सरपंच आदिवासी है, हमारे इलाके में सभी प्रधान आदिवासी है, हमारे इलाके में सभी जिला प्रमुख आदिवासी है, एमएलए आदिवासी है, सांसद आदिवासी है। ये संविधान के कौन से आर्टिकल की वजह से? 244 इलाके की बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये इलाका निश्चित इलाका है, वो संविधान के कौन से अनुच्छेद की वजह से? 244(1). हाँ, खड़े होकर बताओ। 244(1). 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची। दादा ने 2 बातें बताई, 244(1) और 5वीं अनुसूची। 244(1) ये संविधान का अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद के तहत पूरा बांसवाड़ा, पूरा प्रतापगढ़, लगभग एक या कुछ इलाका छोड़ करके पूरा उदयपुर, पूरा डूंगरपुर और सिरोही का 2-3 तहसीलें, कुछ पाली का हिस्सा है, कुछ चित्तौड़ का हिस्सा है, कुछ राजसमंद का हिस्सा है, ये शेड्यूल्ड एरिया कहलाता है।
अनुच्छेद 244(1) में आइडेंटिफाइड इलाका है, उसको अनुच्छेद 244(1) में जो आइडेंटिफाइड इलाका है उसको कहते हैं अनुसूचित क्षेत्र। तो ये नेता क्या बोलते हैं? टीएसपी क्षेत्र। संविधान में क्या लिखा है? अनुसूचित क्षेत्र, लेकिन बोलते क्या है? टीएसपी। टीएसपी क्या है? ट्राइबल सब प्लान। प्लान का मतलब क्या होता है? योजना। ट्राइबल सब प्लान, जनजाति उप योजना क्षेत्र। संविधान में क्या लिखा है? अनुसूचित क्षेत्र। और इस इलाके में अनुसूचित कौन है? ये इलाके में अनुसूचित कौन है? आदिवासी। अनुसूचित कौन है? आदिवासी। इसका मतलब है यह इलाका आदिवासियों की संस्कृति समृद्ध इलाका है, आदिवासी संस्कृति समृद्ध इलाका है। इसलिए इस इलाके में राज करने का पावर आदिवासियों के पास है। ध्यान रखो, राज करने का पावर मात्र और मात्र आदिवासी के पास है। ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी होगी। अब क्या हुआ? राज करने का पावर आदिवासी के हाथ में, ठीक है। अब ये जितना राज करने वाले पावर आदिवासी के हाथ में, आदिवासियों के नेता के हाथ में है, उन नेताओं ने एक लाइन लिख दे या एक लाइन पर एक मत हो जाए कि संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत ये जो हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़ का इलाका है वो शेड्यूल्ड एरिया है। उसी 244(1) की मूल भावना अनुरूप हमारे इलाके में आरक्षण सरकारी नौकरियों में होना चाहिए। ये यदि ये नेता बोल दे तो क्या हो सकता है? भूचाल आ सकता है। बिल्कुल। क्या हो सकता है? 100% आरक्षण। आरक्षण की समस्या समाप्त। फिर आपके पुलिस में भर्तियां होती है, उसमें पद कम नहीं रहेंगे। शिक्षक के पद की भर्ती होती है, उसमें पद कम नहीं रहेंगे। पटवारी की भर्तियां होती है, उसमें पद कम नहीं रहेंगे। जो भी नौकरियां निकलती हैं उनमें आपके पद कम नहीं रहेंगे। आपके आरक्षण की समस्या सोल्व हो जाएगी। हम 2008 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, पर आज तक एक भी कांग्रेस के नेता ने ये बात नहीं बोली। आज तक एक भी कांग्रेस के नेता ने अनुच्छेद 244(1) की मूल भावना अनुरूप आरक्षण होना चाहिए, ये बात आज तक नहीं बोली। बीजेपी के नेता ने एक भी बीजेपी भाजपा के नेता ने भी ये बात नहीं बोली। क्या नहीं बोली? संविधान के अनुच्छेद 244(1) की मूल भावना अनुरूप शेड्यूल एरिया के अंदर आरक्षण होना चाहिए, ये एक भी भाजपा के नेता ने बोला, नहीं बोला। न कांग्रेस वालों ने बोला, न भाजपा वालों ने बोला। अब बताओ, आरक्षण की समस्या किसकी वजह से है? हमारे नेताओं की वजह से। नेताओं की वजह से। कांग्रेस भाजपा की वजह से। कौन से नेताओं की वजह से? दोनों नेताओं की वजह से। अब वो बोलते क्यों नहीं है? क्या वो हमारे कांग्रेस भाजपा के इतने साल से जो नेता है वो क्या इस बात को नहीं जानते? जानते हैं, वो बोल नहीं पाते। ध्यान रखो, वो जानते हैं, बोल नहीं पाते। इसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उनका सिलेक्शन किसी और ने किया, आपने मात्र इलेक्शन किया। इन नेताओं का सिलेक्शन आपने नहीं किया है, आपने केवल इलेक्शन किया है। यदि सिलेक्शन भी आपने किया होता तो वो बोलते। तो आरक्षण की समस्या समाप्त करनी है, समाधान करना है। हमको आरक्षण ज्यादा चाहिए, हमको नौकरियों में ज्यादा जाना है। अभी तो संविधान
में भी संशोधन हो गया, 10% आरक्षण होकर के 60 हो गया, कई राज्यों में 70 हो गया, कई राज्यों में 80% आरक्षण हो गया। तो राजस्थान में भी आरक्षण की सीमा बढ़नी चाहिए, हमारा 45 से ज्यादा होना चाहिए। और वो कब होगा? कब होगा? जब आपके नेता बोलेंगे। और आपके नेता क्यों नहीं बोलते? उनका सिलेक्शन किसी और ने किया। तो नेताओं का मुंह खुलवाना है तो क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन हाथ में लेना पड़ेगा। नेताओं का मुंह खुलवाना है तो क्या करना पड़ेगा? नेताओं का मुंह खुलवाना है तो सिलेक्शन का पावर तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, आदिवासी के हाथ में होना चाहिए। यह हम पिछले 4-5 साल से समझा रहे हैं। बाकी कभी समस्या का समाधान नहीं होगा, लिख लो, आज के बाद गारंटी दे रहा हूं, नहीं होगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। एक और बात, जमीन संबंधी जितनी भी समस्या है उनका निवारण भी आपके सिलेक्टेड किए हुए नेता ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में जाकर के बोलेंगे तभी होगा। एक और बात, जितने भी सामाजिक संगठन है वो 4 साल तक तो क्या करते हैं? समाज का काम करते हैं। हाँ, हम भी सामाजिक संगठन है, हम भी समाज का काम करते हैं, हम भी समाज का काम करते हैं, जन जागरण करते हैं, सम्मेलन करते हैं। और 5वें साल क्या करते हैं? उन पार्टियों के दलाल बन जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? 4 साल तक लगातार समाज का काम करते हैं और 5वें साल उसी खड्डे में कूद जाते हैं, जो खड्डा हमारे लिए घातक सिद्ध हो गया। तो क्या करना चाहिए? 5वें साल भी समाज का जन जागरण हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? आदिवासी को चुनाव का जो मामला है वो भी अपने हाथ में लेना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है। क्या कहा है? यदि लोकतंत्र में सफल होना चाहते हो तो सत्ता के मंदिरों पर कब्जा करो। ये बात ध्यान रखो। यदि लोकतंत्र में सफल होना चाहते हो तो सत्ता के मंदिरों पर कब्जा करो। तो आप लोगों को सत्ता के मंदिर पर कब्जा करने के लिए इस बात को समझना होगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। इतनी बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई। विशेषकर बच्चों को पाठ पढ़ना क्यों नहीं आता है, इस पर पुनः सोचिएगा घर जाकर के। बच्चा अनियंत्रित क्यों हो रहा है, उस पर सोचना घर जाकर के। बच्चा नशा क्यों करता है, उस पर घर जाकर के सोचना। बच्चा आत्महत्या क्यों करता है, उस पर घर जाकर के सोचना। इन सारी समस्याओं का, इन सारी बीमारियों का एक ही कारण है कि हम संयुक्त परिवार से एकल परिवार में बदल गए हैं और पिताजी घर रहने के बजाय बाहर रहते हैं। इस समस्या का समाधान का एक ही रास्ता है कि हमें वापस संयुक्त परिवार की ओर लौटना होगा और खेती बाड़ी की ओर लौटना होगा, पशुपालन की ओर लौटना होगा। हमें अहमदाबाद या कहीं भी बाहर जाने से बचना होगा। और विशेषकर 40 साल की उम्र वाले लोग, माता पिता दोनों एक दिन भी अलग नहीं रहने चाहिए। सिंगल डे, एक दिन भी, मैं 2 दिन तो दूर की बात है, एक दिन भी अलग नहीं रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए। यदि बच्चों को आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो बच्चा सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारा बच्चा आने वाली पीढ़ी वो सबसे बड़ा असेट है। आने वाली पीढ़ी का वो तुम्हारे अकेले का असेट नहीं है, यह आदिवासी समाज का असेट है, यह हमारे पूर्वजों का असेट है। जिस तरीके से ये जमीन, ये खेत, ये खलियान, ये हमारा नहीं है, हमारे पूर्वजों का है। इस तरीके से हमारा बच्चा भी हमारा नहीं है, यह हमारे पूर्वजों का है, यह हमारा भविष्य है। उसकी सुरक्षा के लिए हमको घर रहना होगा, खेती बाड़ी करना होगा, पशुपालन करना होगा और 40 साल तक हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। रोजगार घर पे तलाशना चाहिए, आत्मनिर्भर रोजगार होना चाहिए और हम लोग
संयुक्त परिवार में वापस जुड़ना चाहिए। ये बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कोई बात गलत भी लग गई हो तो माफ करना। अच्छा आप भाई थोड़ा कहीं पे करो। अरे रहने दो इसलिए रहने दो, इसके पीछे अरे लोग आएंगे नहीं यार, समझते नहीं लोग हिचकिचाएंगे। हाँ बच्चे जो आना चाहिए वो हिचकिचाते हैं, समझते नहीं यार। सर रहने दो, आप भी लड़ो सुनी दो। वो बात नहीं है पर बहुत बहुत जोहार दादा को। अब क्या